हेलो, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और मैं पुरुषोत्तम सर आज डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के आगे का टॉपिक। तो बात करता हूं आज की यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से एक्सेस प्राइस के ऊपर अगर कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और प्रीमियम का जो भी अमाउंट कंपनी रिसीव करती है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के ऊपर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अप्लाई होता है। और उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसको नॉर्मली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेशल टाइप का अकाउंट है। तो एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसमें कुछ हमें कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना है। यानी जो भी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है उसको एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही हमें यूटिलाइज करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, यानी कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करती है तो उस केस में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट को यूटिलाइज कर सकती है। बोनस शेयर्स इशू करने का मतलब कि कंपनी या तो फ्री में शेयर्स इशू कर रही है या जितना अमाउंट है उससे कम अमाउंट में शेयर्स को इशू कर रही है। तो नॉर्मली बोनस शेयर्स फ्री में ही होता है। तो अगर फ्री में बोनस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज किया जा सकता है, प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट की राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है जी? तो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के जो खर्चे हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे हो गए या और जो रजिस्ट्रेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगर राइट ऑफ करना है तो उस राइट ऑफ के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटीज या डिवेंचर यानी शेयर्स या डिवेंचर को इश्यू करने में अगर कुछ कमीशन देना पड़ा है कंपनी को, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह होता है, या कुछ डिस्काउंट वगैरह डिवेंचर के इश्यू पर देना पड़ा है, तो एक्सपेंसेस हो कुछ या कुछ अदर एक्सपेंसेस हो, तो डिस्काउंट या कमीशन जो भी सिक्योरिटीज के इश्यू करने के ऊपर खर्च हुए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को यूज कर उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि शेयर्स में हमारे दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को कंपनी बाय बैक करती है, यानी कंपनी को अगर लगता है कि अपने शेयर्स को मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए तो उसको कहा जाता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कंपनी रिडीम्पशन करती है। रिडीम्पशन का मतलब कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रीपरचेज करना, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है। तो अगर रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर का रिडीम्पशन हो रहा है, दोनों ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्पशन या डिवेंचर का रिडीम्पशन, दोनों के समय अगर प्रीमियम देना है, प्रीमियम पर हो रहा है, यानी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, उन दोनों ही केसेस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। और लास्ट है बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स के लिए जब बायबैक कंपनी करती है तो बायबैक के केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज
कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 कंडीशन है, यानी 5 पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हम इन्हीं 5 पॉइंट्स के लिए 5 कंडीशंस में ही हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसी और पर्पस के लिए प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, क्या होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, यानी जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करना है, सब्सक्रिप्शन तो पब्लिक से आना है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करना है उतना ही सब्सक्रिप्शन यानी उतना ही एप्लीकेशन पब्लिक से रिसीव हो कंपनी के पास। तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जितना कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करने हैं, अगर उससे एक्सेस एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर उससे ज्यादा आ गया, एक्सेस में आ गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम आया तो उसको क्या कहा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब हो गया कि when number of shares applied is more than the number of shares offered for subscription, यानी कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया सब उस शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाए तो कंपनी क्या करेगी? अब सपोज करो कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करना है और उसके पास एप्लीकेशन आ गया 15,000 का। 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी क्या क्या ऑप्शन है उसमें? तो कंपनी क्या कर सकती है? 3-4 ऑप्शन यूटिलाइज कर सकती है। या तो कंपनी क्या कर सकती है कि उसमें से कुछ एप्लीकेंट्स को उसमें से कैटेगराइज कर सकती है कंपनी कि कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर सकती है। फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ कि उन शेयर होल्डर्स का, यानी जितना नंबर एप्लीकेशन है उतने ही शेयर्स उनको अलॉट किया जा रहा है। तो इसमें कई कैटेगरीज बन सकता है। पहला कैटेगरीज फुल अलॉटमेंट का हो सकता है, यानी कुछ शेयर होल्डर्स को फुल अलॉटमेंट जितना उन्होंने अप्लाई किया है जितने शेयर्स के लिए उतने शेयर्स उनको दिया जा सकता है। सेकेंड कैटेगरी क्या बन सकता है जी? पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट को ही हम प्रोरेटा भी बोलते हैं। ये इश्यू ऑफ शेयर्स का सारे बच्चे इसी में परेशान होते हैं कि प्रोरेटा क्या होता है सर। आगे जब हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उसमें भी प्रोरेटा का कॉन्सेप्ट हर जगह आ जाएगा। बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स में जब क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज आपके एग्जाम में, तो उसमें प्रोरेटा का पार्ट होगा ही होगा। तो यहां पर तो सिंपली मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रोरेटा का क्या मतलब हो गया कि पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए एप्लीकेशन आया और जो शेयर अलॉट हो रहा है, दोनों में क्या है? डिफरेंसेस हैं, यानी जितना एप्लीकेशन आया उससे कम शेयर अलॉट किया जा रहा है। वैसे भी क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि एप्लीकेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज्यादा है और उनको अलॉटमेंट कम किया जा रहा है। सपोज करो कि 15,000 का शेयर है, 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, लेकिन कंपनी ने 10,000 शेयर ही अलॉट करना है, तो क्या करेगी? पार्शियल अलॉटमेंट करेगी। पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा होंगे लेकिन उनको शेयर कम अलॉट किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? अब देखो ना, अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गया, ऑब्वियसली उसके लिए एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा आएगा। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको क्या किया जाता है? तो आगे एडजस्ट किया जाता है। वो कैसे एडजस्ट किया जाता है वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास बच जाता है उसको या तो अलॉटमेंट में या आगे कॉल्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या प्रोरेटा।
कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होंगे जिनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उनको बिल्कुल ही शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा, उनकी शेयर्स का रिजेक्शन हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्शन के केस में क्या होगा कि जो भी इनका एप्लीकेशन मनी होगा वो इनको वापस किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि या तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जब भी हुआ तो उस केस में या तो फुल अलॉटमेंट कुछ शेयर होल्डर्स को किया जा सकता है, कुछ शेयर होल्डर्स को पार्शियल अलॉटमेंट यानी प्रोरेटा किया जा सकता है, और कुछ शेयर होल्डर्स कुछ एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है, या कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने शेयर्स आया उसमें कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट किया गया, कुछ को पार्शियल किया गया, कुछ का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी किया गया, तो एनी कॉम्बिनेशन कंपनी यूज कर सकती है। तो डिपेंड करता है क्या केस है हमारा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जितने शेयर्स अलॉट करना है कंपनी ने, जितने शेयर्स इश्यू करने हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो उस केस में या कुछ शेयर होल्डर कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट किया जा सकता है, कुछ को पार्शियल अलॉटमेंट किया जा सकता है जिसको प्रोरेटा कहते हैं, और कुछ को फुली रिजेक्ट किया जा सकता है। तो उनके जो भी एप्लीकेशन मनी होगी वो वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना होगा, या एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन तीनों कैटेगरीज में से कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हो गया कि कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू करना है, सब्सक्राइब करवाना है, उससे कम अगर एप्लीकेशन रिसीव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है कि कितना कम, अगर मान लो कि मिनिमम कितना, एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल ही तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स को सब्सक्राइब करना है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करना है उससे कम शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन आता है तो उसको क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने जो शेयर इश्यू करना है, नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यू करना है उसके लिए मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन सेबी इसके बारे में क्या कहता है। सेबी मींस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी कहता है कि कम से कम मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो रिसीव होना ही चाहिए, तभी कंपनी शेयर्स अलॉट करना शुरू करेगी। यानी अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करना है तो एटलीस्ट 9,000 शेयर्स के लिए तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स 90% सब्सक्रिप्शन, इट कैन नॉट अलॉट द शेयर्स। तो जब तक 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो जाए तब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। अगर इससे कम होता है तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि अंडर सब्सक्रिप्शन यानी जितने शेयर्स इश्यू करने हैं उससे कम एप्लीकेशन आया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी हमने क्या देखा, सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 90% तो होना ही चाहिए। और सेबी क्या कहता है कि अगर 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है, और जो भी पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में उसको रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस होता है तो उसमें हमने 3 कैटेगरीज देख ली, वो भी क्लियर हो गया। एक दो और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है?
अब होता क्या है कि हमने क्या देखा कि इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे रिसीव करती है एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ भी हो सकता है। कॉल्स इन एरियर्स, सपोज करो कि अलॉटमेंट मनी कंपनी ने ड्यू किया। अब पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करती है कंपनी। ड्यू करने का मतलब कि उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको रिसीव करती है कंपनी। तो अलॉटमेंट मनी ही ड्यू हुआ। फिर रिसीव करते समय कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं। अमाउंट तो ड्यू हो गया, यानी अलॉटमेंट मनी जैसे ही कंपनी ड्यू करती है उसी समय वो लेने का राइट्स हो जाता है कंपनी के पास। अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाते हैं, तो वो जो पैसा उनसे लेना है उसको हम क्या कहेंगे, एरियर रह गए, यानी कॉल्स इन एरियर्स। तो जो भी अमाउंट रिसीव तो करना है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब व्हेन अ शेयर होल्डर्स डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स, चाहे वो अलॉटमेंट के ऊपर ड्यूज हो अमाउंट, फर्स्ट कॉल के ऊपर ड्यूज हो या फाइनल कॉल, कुछ भी हो, अमाउंट ड्यू हो गया और कंपनी ने रिसीव करना है लेकिन शेयर होल्डर्स ने अगर पे नहीं किया तो वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। अब कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, जो भी एरियर्स के अमाउंट होगा उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट का डिमांड कर सकती है। उसको हम क्या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना होना चाहिए, तो दो कंडीशन है इसमें। या तो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करे, कंपनी का दो मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 10% या 15% इतना लेना है, तो एज पर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है, इन दैट केस एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दो है, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट अगर मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज कर लिया जाएगा, या अगर वो नहीं है तो कंपनीज एक्ट के टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग अभी डिस्कस करते हैं। हाँ, डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को वेव ऑफ कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर्स का सोल राइट है, वो चाहे तो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करें, चाहे तो नहीं करें, उनकी मर्जी है। उसी तरह से कॉल्स इन एडवांस भी होता है। कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है कि अब जैसे प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट का ही केस है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो ज्यादा आया लेकिन उनको शेयर कम अलॉट किया गया, इसी को हम प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट कहते हैं। अब इस केस में जो एक्सेस अमाउंट जो कंपनी के पास रह गया, जो आगे अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट होगा, उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी के पास जो एक्सेस अमाउंट एडवांस में रह गया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, और उस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट कितने का होना चाहिए एडवांस के ऊपर, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है वैसे ही कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग चल लो, कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है कि कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है। अगर नहीं मेंशन है तो उस केस में टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनम के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस के ऊपर देना है। तो इस तरह से दो ही कॉन्सेप्ट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो अगर कंपनीज एक्ट के टेबल एफ की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर 12% के रेट से पर एनम के रेट से पेएबल होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने देखा।
इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरेस्ट इन इसकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अब इसमें देखो क्या होता है, कई बार क्या करती है कंपनी की कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट ओपन भी करती है, कई बार नहीं ओपन करती है। ओपन करने का मतलब कि जो भी अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उसको कॉल्स इन एरियर्स के रूप फॉर्म में दिखा दिया गया। कई बार क्या होता है कि नहीं जी, जो नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है केवल उसी की हम एंट्री करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को दिखाते ही नहीं है। तो अब यहां पर देखो इंटरेस्ट वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो क्या एंट्रीज हमें करनी है। अगर कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ही नहीं ओपन करना है, दो चीजें हो गई। कॉल्स इन एरियर्स की पहले बात कर ले, इंटरेस्ट तो छोड़ दो। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब कोई भी, जैसे मान लो अलॉटमेंट का ही अमाउंट है तो क्या करना है, जैसे हम अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव कर रहे हो और अलॉटमेंट में ही कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनसे मनी नहीं रिसीव हुआ, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट रिसीव हो गया उसको बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। अब ये शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट का है तो शेयर अलॉटमेंट में डाल दो। अब जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उसको कॉल्स इन एरियर्स में हमने दिखा दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ध्यान दो बेटा, क्या करना मैंने बताया कि चाहे शेयर अलॉटमेंट हो या ये शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकता है या ये शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉल्स हो, एनी रेलेवेंट कॉल्स वी कैन से। तो जिसका भी अमाउंट ड्यू है और वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में हम डाल सकते हैं। सपोज करो कि ये 100 रुपीज का हमें अमाउंट रिसीव करना था, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना 90 रुपीज ही रिसीव हुआ। तो जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उसको हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में यहां पर 10 रुपीज ऐसे डाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ही हम ओपन ना करें, सिंपली क्या करेंगे, जितना अमाउंट यहाँ रिसीव हो रहा है उसी से हम एंट्री कर देंगे। यहां भी 90 रुपीज से एंट्री कर दो, यहां भी 90 रुपीज से दिखा दो, कॉल्स इन एरियर्स को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें, कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें तो इसमें तो नॉर्मली क्या होता है, पार्शियल ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर पार्शियल अलॉटमेंट हो रहा है तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि अलॉटमेंट या कॉल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब मान लो एप्लीकेशन मनी ज्यादा रिसीव हो गया है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। अब जो शेयर कैपिटल में जाना चाहिए उसको तो शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर कर दोगे। अब जो भी एडवांस में पैसा रिसीव हो गया है वो या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या आगे के कॉल्स में एडजस्ट होगा। अगर वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट आप दिखा दोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और आगे अगर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होना है तो आप शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो, फाइनल को सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जिसमें भी एडजस्ट होता है उसमें आप लिख दोगे। यहां शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो या शेयर सेकंड कॉल लिख सकते हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल। या इसके बदले में एक एंट्री आप क्या डाल सकते हो, टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। सिंपली हमने क्या किया कि अलग अलग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्रेडिट ना करके हमने क्या किया, उसको कॉल्स इन एडवांस में एक ही अमाउंट में दिखा दिया। अब आगे जब एडजस्टमेंट इसका होगा तो जिस समय रिसीव करने की बारी होगी तो ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में इतना अमाउंट
आ चुका है कंपनी के पास, तो इसी को डेबिट कर दिया जाएगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। इंटरेस्ट की अगर एंट्री करने की बात करें हम, हालांकि इंटरेस्ट है नहीं तो छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट आपके सिलेबस से हट गया है। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कंपनी ने क्या करना है, चार्ज करना है। किनसे? शेयर होल्डर्स से, जिन्होंने टाइम से पेमेंट नहीं किया। तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किसको करेंगे, वो शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो ये कंपनी के लिए पेएबल है, यानी कंपनी उस इंटरेस्ट को पे करेगी। किनको? उन शेयर होल्डर्स को जिनसे एक्सेस अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है सॉरी एक्सपेंसेज है। तो क्या करेगी कंपनी, एक्सपेंसेज है तो डेबिट करेगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हालांकि अब है नहीं। अब कॉन्सेप्ट करते हैं। हमने शुरू में ही हमने देखा था कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन other than cash, other than cash, यानी शेयर्स तो इश्यू हो रहा है लेकिन इन रिटर्न कैश या चेक या डीडी कुछ रिसीव नहीं हो रहा है कंपनी को। तो वो केस क्या हो सकता है, तो कंपनी या तो कोई एसेट्स खरीद रही है या कंपनी कोई किसी दूसरे बिजनेसेस को परचेज कर रही है। तो उस केस में क्या होता है कि ये इसको क्या कहेंगे, और बदले में कंपनी शेयर्स इश्यू कर देती है तो उसको क्या कहा जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, देखो बेटा, कब जब भी कोई एसेट्स खरीदोगे तो क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, और जिससे भी खरीदा जाएगा उसको वेंडर कहा जाएगा। तो वेंडर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी आप एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स का अकाउंट डेबिट हुआ और वेंडर का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इस वेंडर को ही आपने शेयर्स इश्यू कर, कंपनी ने क्या करना है, इस वेंडर को ही शेयर्स इश्यू करना है। ठीक है, तब इस वेंडर को जब शेयर इश्यू किया जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब इसमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू करना है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लूं, बल्कि देख ही लो। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें इस वेंडर को कितना शेयर इश्यू करना है, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है, यानी कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। तो हमने ये देखना है कि परचेज कंसिडरेशन यानी वो नेट अमाउंट क्या है जो पेएबल है, जितना पे करना है इस एसेट्स के लिए, तो उसी को क्या कहा जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। या इवन बिजनेस भी खरीदा जा रहा है तो उसका भी परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा कि नेट अमाउंट कितना पेएबल है। उसके लिए कंपनी का, बिजनेस का नेट वर्थ निकालना पड़ता है। नेट वर्थ का मतलब क्या हो गया कि टोटल एसेट्स कितने का परचेज हुआ और उसमें से लायबिलिटीज जो है, उस टेक ओवर जो हुआ उसको माइनस कर देना है। तो परचेज कंसिडरेशन और नीचे इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि कंपनी कितने में शेयर्स को इश्यू कर रही है। अगर मान लो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है और 10 रुपए में ही इश्यू कर रही है तो इश्यू प्राइस इसका 10 रुपीज हो गया, यानी इश्यूड एट पार हो गया। अगर प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, मान लो इसमें से
इस पर 2 रुपए का कंपनी प्रीमियम भी चार्ज कर रही है, तो क्या हो गया 12 रुपीज हो गया। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया 12 रुपीज। तो इश्यू प्राइस यानी जितना भी जिस प्राइस के ऊपर कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है उस प्राइस को आपने क्या करना है, इस डिवाइड करना है। और परचेज कंसिडरेशन मैंने क्या बताया, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब नेट एसेट्स, यानी एसेट्स जो परचेज हो रहा है उस एसेट्स में से आपने लायबिलिटीज जो टेक ओवर किया जा रहा है उसको माइनस कर देना है। जो अमाउंट आपका आएगा वो क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन, यानी इतना अमाउंट आपको पे करना है। देख लो इसमें भी ध्यान देना। सपोज करो कि कोई बिजनेस परचेज किया जा रहा है, कंपनी कोई बिजनेस खरीद रही है। अब उसके कुछ एसेट्स खरीदे जाएंगे, जो भी एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स जो भी खरीदे जा रहे हैं उसके अकाउंट को डेबिट कर लो। कुछ लायबिलिटीज का टेक ओवर होगा, सन्ड्री लायबिलिटीज जो भी टेक ओवर हो रहा है उसको क्रेडिट कर लो। अब जो बैलेंस अमाउंट होगा वही क्या होगा, उसका परचेज कंसिडरेशन होगा और उसको ही वेंडर को क्रेडिट कर दोगे, वेंडर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करो कि टोटल एसेट्स हमने 1000 रुपीज का परचेज किया और कंपनी ने उस बिजनेस को परचेज करने के प्रोसेस में 200 रुपीज के लायबिलिटीज को भी टेक ओवर कर लिया। अब 200 के लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का मतलब क्या हो गया कि नेट वर्थ कितना हो गया जी। मैंने क्या बताया था कि परचेज कंसिडरेशन कैसे करना है, तो टोटल जो एसेट्स होगा, अब एसेट्स यहां पर कितने का है 1000 रुपीज का, इसमें से लायबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है 200, अमाउंट कितना हो गया 800, इसका क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन, यानी 800 अमाउंट पेएबल है, तो वेंडर को 800 से यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने का आप एसेट्स खरीद रहे हो उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो, जो अमाउंट बच गया उतना अमाउंट पेएबल है। अब कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वेंडर 800 जो नेट वर्थ है उतना ही कंपनी को पे किया जाए, बिजनेस को। कई बार इससे ज्यादा भी पे किया जा सकता है और इससे कम भी पे किया जा सकता है। अब 800 के बदले अगर मैं कहता हूं कि वेंडर को 900 अमाउंट पे किया जा रहा है, 900 पेएबल है, तो 100 रुपीज जो एक्सेस पेएबल है, 100 रुपीज जो एक्सेस पेएबल है वो क्या हो गया, वो गुडविल के लिए पे किया जा रहा है, तो उसके लिए गुडविल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज से। तो कहने का मीनिंग कि जितना परचेज कंसिडरेशन है जो वेंडर को हमें पे करना है, अगर परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा अमाउंट अगर वेंडर को पे किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, किस लिए पेमेंट किया जा रहा है, एक्सेस ज्यादा अमाउंट किस लिए पे किया जा रहा है, गुडविल के लिए, तो उस केस में गुडविल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि 800 का परचेज कंसिडरेशन है और इसको पेमेंट कितना किया जा रहा है जी 750 अगर पेमेंट किया जा रहा है या 600 पेमेंट किया जा रहा है, तो परचेज कंसिडरेशन तो 800 का है लेकिन पेमेंट कितना हो रहा है 600। तो अब हमने बिजनेस परचेज किया, परचेज कंसिडरेशन 800 बन रहा है लेकिन उसको पेमेंट 600 ही किया जा रहा है, तो क्या हो गया, वो बेनिफिट हो गया हमारे लिए, क्या हो गया कैपिटल रिजर्व हो गया। तो अगर परचेज कंसिडरेशन से कम अमाउंट पे हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिजर्व। ये 200 का यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान रखना कि अगर गुडविल से ज्यादा अमाउंट पे हो रहा है, अगर जितना परचेज कंसिडरेशन है उससे अगर ज्यादा अमाउंट वेंडर को पेड किया जा रहा है तो वो गुडविल है, कम अमाउंट पे किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। बाकी जो शेयर इशू करेंगे जब वेंडर को, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, अगर ये पार पर इशू हो रहा है तो सिंपली वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी ले लेना है। तो इस तरह से ये एंट्री करनी है। तो अभी बेसिक से एंट्रीज मैंने बता दिया आपके 4 फीचर तक, 4 फीचर से पहले
तो ये सारे बेसिक्स एंट्रीज हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स करेंगे। तो अभी तक इतना ही, फिर इसके न्यूमेरिकल्स और फॉरफीचर री इश्यू फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आता रहेगा, और ईच एंड एवरीथिंग मैं ट्राई करूंगा कवर करूं। थैंक यू।